बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको मैं पढ़ती जाऊंगी, थोड़ा ब्रीफ करती जाऊंगी। आंसर साथ साथ हैं, वो आप पॉज करके उनको राइट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसकी समझाऊंगी कि होता क्या है। वाइल वॉकिंग ऑन अ ट्रेम्पोलिन, वो पूछ रहा है कि ट्रेम्पोलिन पे जब आप खड़े होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा फील होता है, जबकि जंप कर रहे होते हैं अप एंड डाउन तो प्रेशर कम फील होता है। तो इसका आंसर ये है, नीचे राइट किया हुआ है। इसका आंसर ये है कि आपने जब आप थोड़ी पॉइंट के ऊपर एरिया जो प्रेशर लगा रहे होते हैं ना, एरिया थोड़ा हो और उसके ऊपर प्रेशर लग रहा हो तो वो प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो जब आप खड़े होते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ अपने फीट के ऊपर खड़े होते हैं, पूरी फोर्स आपकी उसके ऊपर लग रही है, आपका पूरा वज़न उसके ऊपर लग रहा है। और जब आप मूव कर रहे जंप कर रहे होते हैं तो आपका एरिया बढ़ जाता है। कभी आप इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, तो आपका एरिया बढ़ जाता है, तो इसलिए प्रेशर डाउन हो जाता है। तो इसकी इक्वेशन है साथ P=F/A। इसका मतलब होता है प्रेशर, जितनी फोर्स है उतना प्रेशर होगा, और जितना एरिया है उसके ऑपोजिट प्रेशर होगा। अगर ज़्यादा एरिया है तो कम प्रेशर होगा, और अगर कम प्रेशर है तो ज़्यादा एरिया होगा। प्रेशर चेंजेस विद मूवमेंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स ओवर द सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ द शेप ऑफ द थंब पिन हेल्प इट पेनिट्रेट सरफेस इजीली। इसका आंसर ये है कि एक बारीक पिन जो है उसको किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट करना हो, पेनिट्रेट करना हो, तो कितना ईजी क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप थंब के साथ उसके हेड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स उससे जो है ना, वो आगे से बारीक उसकी पिन होती है। वो जो आगे पिन होती है उसका हेड जो है वो बिल्कुल शार्प किया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत थोड़े एरिएज के ऊपर फोर्स लगती है, तो इसलिए वो ईजीली पेनिट्रेट कर जाती है। समझ आ गई होगी कि किसी भी पिन, किसी बारीक कील को, किसी पिन को दीवार में या किसी लकड़ी में ठोंकना हो तो कितना ईजी वो आगे से एज शार्प क्यों रखा जाता है? इसलिए कि जितना ज़्यादा आप कम एरिया के ऊपर प्रेशर या फोर्स लगाएंगे उतना ही इजीली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। द शेप ऑफ द थंब पिन हेल्प इट पेनिट्रेट सरफेस इजीली ड्यू टू शार्प पॉइंट। उसका पॉइंट जो है वो शार्प होता है। टेपर्ड शाफ्ट, यानी कि उसकी जो वो लंबी सी नोक सी होती है, वो इसलिए थोड़ी सी बारीक, आगे से बारीक और थोड़ी सी पीछे से मोटी इसलिए रखी जाती है ताकि वो इसलिए अंदर चली जाए। और राउंडेड हेड, उसका हेड जो है वो राउंडेड रखा जाता है ताकि आपने प्रेशर लगाना है थंब के साथ तो वो इसीलिए लग जाए। तो आगे combination of these work together to make it simple to use and effective at holding things in place. P=F/A, और P directly inversely proportional 1/A। तो ये वाला आपने, द sharp point reduces the area और over which the force is distributed, making it easier to overcome the resistance of the material being penetrated। यानी कि आपने इन सारे कामों से, वो जो शाफ्ट बारीक रखी है, पिन शार्प उसकी नोक है, पीछे से थंब के साथ दबाने के लिए आपके लिए थोड़ा सा गोल हेड है, इन सारी चीज़ों से आपको क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो गई है और इजीली आपके जो थंब पिन है वो पेनिट्रेट कर जाएगी सरफेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू ब्लो अप अ बैलून एंड देन टाई इट क्लोज्ड, why does it stay inflated even through though you stop blowing? How does pressure play a role here? अब वो कहता है कि आप एक बैलून है उसको फुलाते हैं, जैसे बच्चे उसके अंदर हवा भरते हैं और फिर उसको टाई कर देते हैं, उसकी मतलब आगे से बंद कर देते हैं धागे से या गिरा लगा देते हैं, तो वो इन्फ्लेट रहता है, यानी कि वो फूला हुआ क्यों रहता है। और इसमें प्रेशर की क्या बात है? व्हेन यू ब्लो अप अ बैलून एंड देन टाई इट क्लोज, द एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बैलून एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स। तो जैसे ही आप हवा भरते हैं तो उसकी जो वॉल्स होती हैं बैलून की, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो इन्फ्लेट रहती हैं। और वॉल ऑफ द पिन कॉजिंग इट टू स्टे इन्फ्लेटेड इवन दाउ यू स्टॉप ब्लोइंग, जब तक आप ब्लो करना नहीं रोकते वो इन्फ्लेट रहता है और आप फिर उसको टाई कर देते हैं। इसके अंदर भी वही फॉर्मूला लगेगा, P=F/A। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वाई एन इनर एयर टाइट लेयर ऑफ अ स्पेस सूट इज़ डिज़ाइन टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर राउंड द एस्ट्रोनॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों जो है एस्ट्रोनॉट्स का जो सूट होता है उसको अंदर से इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इन एयर टाइट लेयर ऑफ स्पेस का, यानी कि अंदर वो अंदर की तरफ से वो अंदर किसी बेंड ना हो, बिल्कुल एक स्मूथ फेस में रहे। द इनर एयर टाइट लेयर ऑफ स्पेस सूट मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर। एक तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रिवेंट करता है बॉडी एक्सपेंशन को, यानी कि उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो उसको आपकी बॉडी के ऊपर मज़ीद अंदर की तरफ कोई किसी किस्म की इंजरी नहीं होने देता, प्रेशर नहीं लगने देता। ब्लड फ्लो आपका मेंटेन रहता है क्योंकि आपके जिस्म पे कोई
दबाव फील नहीं हो रहा होता, इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो इजीली आपको उसके अंदर रहने देता है, और गैस बबल्स नहीं बनते, और प्रोवाइड सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द एस्ट्रोनॉट, और इन सारी चीज़ों से एस्ट्रोनॉट को सेफ्टी और कंफर्ट मिल जाता है, ठीक है। और देयर फॉर द एयर टाइट लेयर्स हेल्प्स टू रेगुलेट द प्रेशर, प्रोवाइडिंग अ स्टेबल इन्वायरमेंट टू एन एस्ट्रोनॉट टू वर्क इन। P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कि आपको इस वाली इक्वेशन से पता चलेगा कि क्या एक ग्रेविटी मेंटेन होती है, उसके अंदर हाइट मेंटेन होती है, रो डेंसिटी उस मटेरियल की, और इस वजह से जो प्रेशर है वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अ लिक्विड हैज़ डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मर्करी दैट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन बैरोमीटर। पूछ ये रहे हैं कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन बैरोमीटर। अगर लिक्विड की डेंसिटी जो है वो ट्वाइस टाइम थिकर हो मरकरी से, तो फिर जो है अगर आप बैरोमीटर के अंदर वो मरकरी की जगह लिक्विड डाल देंगे, वो वाला जो डेंसिटी जिसकी ट्वाइस है, तो फिर उसकी हाइट ऑफ कॉलम क्या होगी बैरोमीटर के। सिंस द लिक्विड हैज़ ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मरकरी, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन अ बैरोमीटर विल बी, यानी कि अगर आपने लिक्विड हैज़ ट्वाइस द डेंसिटी उसके अंदर डाला है, तो क्या होगा, हाइट ऑफ द कॉलम जो है, लिक्विड कॉलम जो है वो बराबर होता है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 टाइम कम होगा वो काम। हाइट ऑफ मरकरी जो है फॉर एग्जांपल आपका 10 तक जा रहा है, तो अगर थिकर आपने लिक्विड डाल दिया उसकी जगह, तो अब वो 5 तक जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा, यानी कि उसके 10 को डिवाइड कर दें 2, 5 वहाँ तक जाएगा। स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम जो है वो 76 सेंटीमीटर होती है, तो इस लिहाज से हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम जो है उसको 2 से डिवाइड कर दें 38 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वी वुड नॉट बी एबल टू सिप वाटर विद अ स्ट्रॉ ऑन द मून। मून के ऊपर जाके आप किसी भी चीज़ को सिप नहीं कर सकते, स्ट्रॉ के ज़रिए आप सक नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए नहीं होता। वी वुड नॉट बी एबल टू सिप वाटर विद अ स्ट्रॉ ऑन द मून बिकॉज द मून हैज़ नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच मीन्स देयर इज़ नो एयर प्रेशर टू पुश द वाटर अप इन स्ट्रॉ। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो वो स्ट्रॉ को पंप करेगा ऊपर की तरफ, चीज़ को लेके आएगा, तो वो वहाँ पे नहीं होता। विदाउट एयर प्रेशर जो है वो सक्शन जो है वो नहीं काम करती, इसलिए इम्पॉसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली। अब आप वो पूछ रहा है कि किसी मेटल वायर को आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि आप बच्चे तोड़ लेते हैं ना, उसका तरीका ये होता है कि आप उसको बेंड करते हैं और उसको बार बार मूव करते हैं, बार बार हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो है वो टूट जाती है। तो वी कैन ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली ड्यू टू प्रोसेस कॉल्ड मेटल फटीक। इसको मेटल फटीक कहते हैं कि आपने मेटल को फटीक डाल दिया है, आपने बार बार उसको कर रहे हैं, तो उससे वो टूट जाते हैं, उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, और बार बार हिलाने से वो क्रैक्स जो हैं वो आपको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K व्हेन लोडेड विद मास m इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट इज लोडेड विद द सेम मास m अगेन, व्हाट विल बी इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट नाउ। वो कह रहे हैं एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर एक वेट लोड किया हुआ है और उसकी एक ख़ास लेंथ बन गई है, ठीक हो गया। अब अगर उस स्प्रिंग को लोड करने के हाफ उसके खुले हुए स्प्रिंग को 2 हिस्सों में कर लें और फिर उसमें से एक हिस्से के ऊपर फिर दोबारा उतना ही वेट लोड कर दें, तो फिर उसके साथ क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या बनेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 ओवर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो अगर लेंथ स्प्रिंग की ज़्यादा होती जाएगी तो कांस्टेंट कम होता जाएगा, और अगर कम होती जाएगी तो कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। तो अब आपने वेट बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, तो उसकी लेंथ जो है वो एज लेंथ बिकम्स हाफ, स्प्रिंग कांस्टेंट K बिकम्स ट्वाइस। यानी कि अगर लेंथ हाफ कर दिया आपने, पहले उसको कट कर दिया, हाफ लेंथ कर दिया, अब उसके ऊपर जो है जो K जो क्या होगा, हाफ करने का मतलब है कि अगर पहला स्प्रिंग जो है वो तकरीबन था 5 सेंटीमीटर का, आपने 2.5 का कर दिया, 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर वो वाला वज़न लटका रहे हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसका K जो है वो बढ़ जाएगा। व्हेन इट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इट्स लेंथ डिक्रीजेस टू हाफ एंड साइमल्टेनियस स्प्रिंग कांस्टेंट increases to 2K. Why do static fluid always exert a force perpendicular to the surface? अब वो कह रहे हैं कि स्टैटिक फ्लूइड जो हैं वो अपना
हमेशा जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं वो परपेंडिकुलर कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो स्टैटिक फ्लूइड है जो खड़ा है उसने अपने से नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करनी है। स्टैटिक फ्लूइड्स एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड इवनली अरेंज्ड। बिल्कुल सॉलिड्स के अंदर एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ जो है ना वो मॉलिक्यूल्स जो हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी कह लें वो अरेंज होते हैं बिल्कुल इवनली, बिल्कुल एक ख़ास तरतीब के साथ। तो उस वजह से जो ऊपर वाली सरफेस के ऊपर फोर्सेस होती हैं वो सारी अपनी ख़ास डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करती रहती हैं। तो नेट फोर्स जो अंदर वाले होते हैं सॉलिड के नीचे वाले लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं वो अपनी फोर्स जो है नेट फोर्स उनकी ज़ीरो होती रहती है, क्योंकि चारों तरफ से लग रही है, ऊपर नीचे से लग रही है वो कैंसिल हो रही है, साइडों से जो राइट लेफ्ट लग रही है वो कैंसिल हो रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो रह जाएगी फोर्स वो टॉप मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी रह जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ एक साइड से लग रही है। लेफ़्ट राइट तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन जो टॉप वाली लग रही है उसको निगलेक्ट करने वाली जो नीचे की तरफ लग रही है उसको नीचे वालों ने ऊपर को निगलेक्ट करना, तो ऊपर कोई नहीं है, इस वजह से वो हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, हाउ कैन अ स्मॉल कार लिफ्टर लिफ्ट्स लोडर हैवियर देन इटसेल्फ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई छोटी सी कार लिफ्टर जो होता है वो खुद छोटा सा होता है और वो इतनी बड़ी कार को या इतने बड़े वेट को कैसे उठा लेता है। तो बिल्कुल इसमें वही फार्मूला आएगा जो पहले मैंने बताया, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया या प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/एरिया। तो छोटे एरिए पे आप फोर्स लगाते हैं। स्मॉल कार लिफ्टर कैन लिफ्ट लोड्स हैवियर देन इटसेल्फ ड्यू टू, क्या वजह है, द लिफ्टर यूजेस लेबर हाइड्रोलिक्स और पुलिस टू मल्टीप्लाई द फोर्स अप्लाइड, और द लिफ्टर्स डिज़ाइन अलाउ इट टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट अक्रॉस लार्जर एरिया रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन एनी सिंगल पॉइंट। एरिया लार्जर हो जाता है उसका और लिफ्टर जो है वो लार्जर कर देता है, तो इसलिए थोड़े से प्रेशर के साथ जो है हम थोड़ा प्रेशर लगाना, एरिया ज़्यादा नहीं, एरिया कम होता है जिसके ऊपर वो गाड़ी उठा लेता है, थोड़ा सा एरिया गाड़ी को उठा लेता है। लेकिन आपके लिए जो सहूलत ये है कि आपने थोड़े एरिए के ऊपर फोर्स लगानी है और लगानी पड़ेगी, जबकि जो है गाड़ी जो है वो ख़ुद इतनी बड़ी है तो उसका एरिया ज़्यादा हो गया, तो उसके ऊपर जो है वो प्रेशर थोड़े कम प्रेशर के साथ ही वो हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो ये हैं आपके पास, इनको आपने पॉज करके राइट भी कर लेना है अपनी नोटबुक्स के अंदर, और समझने के लिए मैंने ब्रीफली समझा भी दिए हैं। तो जब आपने लिखना है तो इनको पॉज कर करके लिखते जाइएगा, और बाकी सुनेंगे तो आपको सारा इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।